हेलो एवरीवन। जिन जिन लोगों का बिहार के जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिनका भी रिजल्ट आया है, मेंस के सिलेबस को मैं अभी डिस्कस करूंगा और आपके मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा एक्सपेक्टेड ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेंस के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, इन सब पे बात करेंगे इस वीडियो में। मेंस का जो आपका सिलेबस है वो बीपीएससी में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, वो एज इट इज सिलेबस है आपका। ठीक है, इसमें 900 नंबर का पेपर है, सिंपल सा। इस 900 नंबर के पेपर में स्टार्टिंग आपका जो है हिंदी से है और ये कंपलसरी है, इसका स्कोर जुड़ेगा नहीं, इसका स्कोर आप जुड़ेगा नहीं। इसमें एसे 30 नंबर का, ग्रामर 30 नंबर का, वाक्य विन्यास और संक्षेपण 15 नंबर का। तो इस तरह से ये 100 होता है और यहाँ से आपको पास करना है और इतना ही है बस। उसके बाद आता है पेपर 1 एंड पेपर 2 जो इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में एज यूजल भारत के का जो आधुनिक भारत का इतिहास है और कल्चर है उससे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस का जो घटना है यानी करंट अफेयर्स, वो होगा। और जो तीसरा है वो होगा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक का हिस्सा है डाटा इंटरप्रिटेशन, वहां से सवाल होगा। अब और सेकेंड पेपर को पहले देखो फिर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पेपर में पॉलिटी है फर्स्ट सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी। और जो तीसरा है वो है साइंस एंड टेक, वो भी अप्लाइड फॉर्म में। अब पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। पहले में क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास और इन सब में बिहार इंक्लूड है। जैसे भारत का आधुनिक इतिहास है ना, तो इसमें बिहार का भी आधुनिक इतिहास है। भारतीय राज्य व्यवस्था है तो बिहार की भी है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की बात की जाती है तो बिहार की भी, ये नहीं बाय डिफॉल्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी मतलब ये नहीं कि इसमें लिखा रहेगा तभी, वैसे लिखा मिलेगा बट लिखा रहेगा तभी, ये नहीं। तो वो अंडरस्टूड है कि वो होगा ही। अब सबसे पहले भारत आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति अच्छे से समझ लीजिए। इसको समझने के पहले हिस्ट्री के लिए क्या क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। आधुनिक भारत में बिहार के विशेष संदर्भ में क्या, इतिहास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पत्र में पाश्चात्य शिक्षा, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से रिलेटेड और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से रिलेटेड सवाल होंगे। साथ ही ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, भारत का बिहार में 1857 का आंदोलन, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह एंड 1942 से रिलेटेड सवाल। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो सिलेबस को माइन्यूट लेवल पे देख रहे हैं एकदम से, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में आधुनिक बिहार भी आएगा। तो आधुनिक भारत में जो नेशनल मूवमेंट है, कांग्रेस की स्थापना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके अंदर या किसान आंदोलन है, ट्राइबल मूवमेंट है, राष्ट्रीयता का विकास है, पुनर्जागरण है, इस तरह की क्रांतिकारी आंदोलन है, कांग्रेस के गर्मपंथी नरमपंथी फेज की बात करेंगे। तो ये सारी बातें होंगी और इसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको याद रखना है। लेकिन ये सारी बातें होंगी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रखना है। ये हम लोग बात कर रहे हैं भारत के आधुनिक इतिहास की और इसमें बिहार को भी इंक्लूड किया गया है। तो बिहार का 1857 में क्या रोल था, संथाल विद्रोह, बिरसा, चंपारण और भारत छोड़ो, तो ये चार टॉपिक को स्पेशली फोकस किया गया है। तो यहां से भी होंगे। साथ में ब्रिटिश काल में जो मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन के फॉर्म में था, उसके अलावा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वाली जो शिक्षाएं थी उसका डेवलपमेंट। साथ में जो नहीं लिखा गया है वो भी कि बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर किस तरह का योगदान है, अलग अलग मूवमेंट में छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा किस तरह से नेशनल मूवमेंट में योगदान है, उसको आपको देखना है। तो ये एक पक्ष है भारत के आधुनिक इतिहास का। दूसरा,
भारतीय संस्कृति, यहाँ पे भारतीय संस्कृति वर्ड यूज किया गया है, बट आपको भारतीय संस्कृति नहीं पढ़नी, ये क्लियर सुन लीजिए। आपको इसके अंदर बिहार की संस्कृति ही पढ़नी है, भारतीय संस्कृति नहीं पढ़नी है, ठीक है। भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ के, अच्छा एक और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो बिहार की बात है, तो आपको गांधी, रविन्द्रनाथ और नेहरू, तो गांधी को भी देखना है, गांधीयन जो भी एरा में गांधी जी का जो सत्याग्रह, सत्य अहिंसा, मीन्स एंड एंड की प्योरिटी, सर्वोदय, अराजकतावादी, ये सब आपको गांधीयन जो फिलॉसफी है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब आपको देखना है। रविन्द्रनाथ को भी देखना है, लाइक अंतर्राष्ट्रीयतावाद, आध्यात्मिक मानववाद, तो इनकी भी थ्योरी देखनी है। और नेहरू को भी देखना है, कैसे नेहरू में कंट्राडिक्शन है, एक तरफ समाजवाद और दूसरी तरफ जो है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। तो ये सारा आपको गांधी, नेहरू और रविंद्र डिटेल में देखना है, और करंट कॉन्टेक्स्ट में कितने रिलेवेंट हैं ये भी आपको देखना है। इसके बाद हो गया। अब यहाँ पे जो कल्चर की बात कर रहे हैं इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे भारतीय कल्चर में डरना नहीं है, चोल, चेल, पांड और केरल पुत्र ये सब नहीं करना है। ये नहीं चले जाएंगे कि साउथ के मंदिर बने हैं तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली नहीं करेंगे, नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब सिंपल है, बिहार का ये कल्चर की बात कर रहा है, यानी बिहार में मौर्य काल, पाल काल, पेंटिंग स्टाइल में पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा शैली, ठीक है। इस तरह से जो बिहार का पेंटिंग स्टाइल है, बिहार का लोक नृत्य, बिहार का लोक गान, तो बिहार का जो कला है, मौर्य, पाल, पेंटिंग स्टाइल, यहीं से आपको सवाल पूछे जाएंगे, और इतना ही आपको तैयार करना है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, पूरे में नहीं चले जाना है। अब इसके बाद आपको आएगा सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था, नहीं सॉरी, इसके बाद है करंट अफेयर्स। यहां पे देखिए, इसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो, तो नेशनल भी, इंटरनेशनल भी और बिहार भी, बिहार पहले से इंक्लूड है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार, इसमें बेसिकली जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल होते हैं, या कोई बिल आ गया सरकार का, बिहार सरकार ने कोई बड़े लेवल पे स्टेप उठा लिया सोशल रिफॉर्म का या इसका, तो जो भी ऐसे इंटरनेशनल मूवमेंट, ऐसा इंटरनेशनल या नेशनल फैक्ट जो खास करके देश को या राज्य को बड़े पैमाने पे प्रभावित करता हो, तो ऐसा कुछ आ गया तो फिर आपको उसको करंट के अंदर देखना है। फिर इसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी विश्लेषण में आरेखन, सचित्र निरूपण, ठीक है, उसके अलावा जो आपको प्रस्तुत सामग्री, यानी ऊपर ओवरऑल आपको डाटा दिया गया है, किस रूप में, पाई चार्ट में, किस रूप में, बार डायग्राम में, तो इस तरह से आपको ऊपर में डाटा दिया गया है। तो जो प्रस्तुत सामग्री है वो चित्रात्मक है कि आरेखन है, इस तरह से आपके सामने पाई चार्ट, बार डायग्राम, इस तरह से कंटेंट आपको दे दिया गया है। उसके आधार पे सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कंक्लूजन निकालना है, या उसमें कोई कमी है, सीमाओं का, असंगति का निरूपण करना है। यहां पर एक गलती होती है, उसको थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, हो सकती है, क्योंकि जब आप पाई चार्ट, बार डायग्राम या डीआई पढ़ते हैं तो आपको साथ साथ उसकी जो उपयोगिता है, कहाँ पे पाई चार्ट ज़्यादा सही होता है, कहाँ पे बार डायग्राम सही होता है, कहाँ उसका यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाई चांस इस तरह का थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया तो मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है साथ में। और सांख्यिकी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इस सांख्यिकी में आपसे केवल डाटा इंटरप्रिटेशन पूछता है, एक छोटा सा हिस्सा है स्टैट का, डीआई से सवाल आता है, उसमें भी बार डायग्राम, पाई चार्ट टाइप की जो चीजें होती है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बार डायग्राम या पाई चार्ट टाइप के सवाल होते हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था सेकेंड पेपर में आई है। जब सेकेंड पेपर में आप आओगे तो यहाँ पे इंडियन, तो इंडिया के साथ साथ बिहार की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखना है। बस यहाँ पे इतना ही लिखा है। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या देखोगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होता है, राष्ट्रपति का शासन कैसे होता है, फंडामेंटल राइट के अंदर क्या है और क्या कमियां हैं,
नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है, राष्ट्रपति इलेक्शन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का कैसे होता है, राज्यपाल का क्या पावर है, किस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उनको कहा जाता है, कभी मतलब वो कठपुतली वाला कहानी खत्म कर देना, अब तो पूछेगा नहीं, बट तब भी उनको कहा जाता है कि केवल वो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। संसद की कार्यवाही पूछी जा सकती है, बजट पूछा जा सकता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से रिलेटेड समस्याएं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे ब्लैक मनी एक बड़ी समस्या है, कैसे आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें, ह्यूमन राइट कमीशन से सवाल हो सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से सवाल हो सकता है। तो ऐसे कई सारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सवाल हैं जहां पे बिहार और इंडिया को घेरते हुए सवाल होगा। और ये वो सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का जहां पे आपको करंट एग्जाम्पल पुट करना चाहिए, करंट एग्जाम्पल पुट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। देखो, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र है और भारत का भूगोल है, और दोनों भारत का, वर्ल्ड का यहां पे नहीं, वर्ल्ड से मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे अगर सही मायने में आप देखोगे तो आपसे ज्योग्राफी का सवाल हार्डली इस सेक्शन में एक मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलना है। हार्डली एक सवाल, तो हार्डली एक सवाल आपको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलना है। एक सवाल वो भी मिलेगा कहाँ, फिजिकल ज्योग्राफी का, बस। और बाकी आपको कुछ ज्योग्राफी में दिखेगा भी ना, तो वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का सवाल है जिसको आप इकोनॉमिक्स के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी इकोनॉमिक्स के सवाल होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के सवाल में गरीबी, बेरोजगारी, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की विशेषताएं, इंक्लूसिव ग्रोथ, या जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बचता है फाइनल सेक्शन, वो है साइंस एंड टेक का। मैंने साइंस एंड टेक के बारे में पहले ही बोला था, साइंस एंड टेक में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो बिल्कुल अप्लाइड होगा। भारत और बिहार में विज्ञान और तकनीक के महत्व और इसके अप्लाइड पोर्शन, प्रायोगिक पक्ष पे बल देना। साइंस एंड टेक को का जैसे ही सुनते हैं ना स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बट अभी आप लेटेस्ट ट्रेंड देखोगे तो साइंस एंड टेक में क्या किया जा रहा है कि पहले एक समस्या दी जा रही है, जैसे वाटर, शुद्ध पानी पीने की समस्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक समस्या है, जैसे ओवर क्राउड जो या ट्रैफिक जो है, या बहुत ओवर ट्रैफिक रोड एक समस्या है, स्मार्ट सिटी चाहिए। तो पहले आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि उस सिचुएशन में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, किस तरह से विज्ञान और तकनीक उसको निकाल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको दे दी जाती है कि इस तरह की सिचुएशन में विज्ञान और तकनीक कैसे आपको बाहर निकालेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में आपको घबराना नहीं है। साइंस एंड टेक में आपको तैयार क्या करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक तकनीक, नैनो तकनीक, लेजर तकनीक, रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स देख लेना, रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसी तरह की चीज़ें हैं। और हाँ, और कि सरकार और आम लोगों के बीच में साइंस एंड टेक का क्या रोल है, या आम लाइफ स्टाइल में साइंस एंड टेक का क्या योगदान है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से साइंस एंड टेक को आप कर लोगे। अब सवाल उठता है कि ये जो सिलेबस है वो इंटायर सिलेबस बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को के अकॉर्डिंग है, तो क्या इसका जो स्टैंडर्ड है वो भी उसी तरह का होगा? तो नहीं, ये उससे मिलता जुलता ही है। अब सिलेबस ही वही है तो क्वेश्चन उसी की तरह का होगा, लेकिन आप यहाँ पे बीपीएससी के जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी उसके स्टैंडर्ड से नीचे का क्वेश्चन आता है, और यहां पर भी इसका स्टैंडर्ड होता है वो बहुत आसान होता है। इसको आप कंपेयर अगर करना चाहते हैं, इसकी अगर तुलना करना चाहते हैं, तो सीडीपीओ का जो पेपर होता है उसके साथ तुलना कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो बीपीएससी का सिलेबस है, लेकिन जो स्टैट यानी डीआई का आपका सवाल होगा वो आप बहुत पेचीदा नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, या करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन होगा, या जो भी सेक्शन क्वेश्चन का होगा वो आसान सवाल होगा, वो सीडीपीओ का के स्टैंडर्ड का सवाल होगा, और सीडीपीओ का स्टैंडर्ड भी उससे थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप इसको एग्जैक्ट अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो सीडीपीओ यहाँ पे ज़्यादा जस्टिफाई करेगा, और सिलेबस उसका भी यही है। अब सवाल उठता है कि एग्जाम कब, मेंस का,
तो आपके मेंस का एग्ज़ाम के ज़्यादा चांसेस जो अभी तक समझ में आ रहा है वो तो जून है, ज़्यादा चांसेस जून है, ठीक है। मई के लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट चांसेस है। आप मई को लेके चलो, मई के लास्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज जून है तो मई को टारगेट में लेके चलिए। अभी आपके ये फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके हाथ में है। जोरदार और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लो। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिएगा। तो ये आपको बताना था सिलेबस। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज कर सकते हैं।